चलो हम लोग साइंस का जो आधा चैप्टर बाकी था वहाँ से हम लोग पढ़ते हैं 4.4 ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, अब ये नया टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नाउ द सेकंड टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है या किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि फ्राइंग पैन है आपका, है ना। तो फ्राइंग पैन को जब हम लोग रखते हैं उस पर गैस के स्टोव पे रखते हैं, उसके फ्लेम पर रखते हैं, तो उसकी हीट जो है पास हो जाती है उसके जो हमने बर्तन रखा होता है, सपोज जो हमने चमचा रखा होता है, तो उसकी अगर हमने गरम तपेली में पानी रखा है या तो फिर कढ़ाई में खाना रखा है और उस खाने के अंदर और तपेली के अंदर हमने बड़ा सा चमचा डाल दिया और उसको छोड़ दिया, तो वो टच में आ जाता है गरम बर्तन के और उसकी गर्मी जो है ट्रांसफर हो जाती है चमचे में। ओके, तो इस तरह से जो है गर्मी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। इसको कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, और इसको स्लोली ये धीरे धीरे जाकर कूल होता है, एकदम से कूल नहीं हो जाता है। राइट, तो हम इसको रीड करते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट when kept on flame. It is because the heat passes from the flame to the utensils. जब हम लोग गैस को स्टार्ट करते हैं तो उसका फ्लेम निकलने लगता है और ये जो फ्लेम होता है ये ट्रांसफर हो जाता है बर्तन में और बर्तन को धीरे धीरे ये गर्म करने लगता है। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. ठीक है, जब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और आधे घंटे बाद जाते हैं तो वो गर्म जो कढ़ाई एकदम गर्म होती है वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। तो द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। पहले तो फ्लेम में से गर्मी पैन में जाती है, जब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं तो पैन की जो गर्मी है वो आसपास के वातावरण में फैल जाती है और इसकी वजह से वो कूल हो जाती है, ठंडा हो जाता है। Okay, so you can understand in both cases heat flows from the hotter object to the colder object. तो इससे एक चीज तो बहुत साफ है कि हमेशा गर्मी जो है गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर बढ़ती है, यानी चीजों को गर्म कर देती है। ओके, और जब ठंडक ज्यादा होती है तो ठंडक फैलने लगती है और गर्मी को हटा देती है। जो चीज ज्यादा होगी वो उसका प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, उसका इफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर हमने ठंडी ठंडी कढ़ाई को फ्लेम के ऊपर रख दिया है तो फ्लेम ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो इसकी वजह से उसके आसपास के ठंडे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब ये फ्लेम जो है अपनी गर्माहट दे देती है कढ़ाई को। और जब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और वो गर्माहट जो है आसपास के सराउंडिंग में फैल जाती है, क्योंकि आसपास का एरिया ज़्यादा ठंडा है और कढ़ाई बहुत छोटी सी है, उसका गर्माहट जो है वो धीरे धीरे फैलने लगती है। तो डिपेंड करता है कि वो ट्रांसफर ऑफ हीट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो जो हीट है वो ट्रांसफर होता रहता है। ओके, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे एक एक्टिविटी 4.6 में। टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, से अ एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द rod and these pieces should be at nearly equal distances. Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end of rod into in between bricks. Now hit the end of the rod and observe. देखो इसका मतलब कि ये बहुत ही साफ हमें ये बता रहा है कि एक आयरन रॉड ले लो, ये आप आयरन रॉड ले लो। ठीक है, अगर आपके पास लोहे का रॉड नहीं है तो एल्यूमिनियम का ले लो। ठीक है, एल्यूमिनियम का नहीं है तो पित्तल का होगा, जो भी होगा, मतलब मेटल होना चाहिए। ओके, और उस मेटल के ऊपर आप पूरा जो है मोम लगा दो। राइट, कैंडल जो होता है, कैंडल के जो मोमबत्ती आती है, वैक्स होता है, उस वैक्स को आप पहले पिघला लो और पिघलाने के बाद इस रोड को उसके अंदर पूरा टर्न कर दो। राइट, जब आपने पूरा उस रोड को, जो आपका लोहे का रोड है, उसको आपने लेकर उस मोम के अंदर पूरा राउंड अप कर दिया। मोम जो है, वैक्स जो है, उसको हमें मेल्ट कर लेना है। ओके, उसको हमें पूरा मेल्ट कर देना है और मेल्ट करने के बाद उसको रोड को हमें अंदर राउंड ऑफ कर देना है। और जब आप उस रोड को बाहर निकालोगे तो ठंडा हो जाएगा और वो जो आपका आयरन रोड है पूरा मोम से वो कवर हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो उस रोड को मोमबत्ती ले लो और मोमबत्ती को उसको काट कर, उसके कैंडल्स को पीसेस काट कर, उसके जो पीसेस हैं वो इस रोड के ऊपर बांध दो किसी डोरे से। ठीक है, एक पीस लिया और ये रोड के ऊपर यहाँ बांध दिया, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ बांध दिया, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ, इक्वल डिस्टेंस पे इसको आप बांध दो। ओके, यही हमको बता रहा है कि ये जो रॉड है आपका आयरन रॉड है, इस आयरन रॉड के ऊपर आपने बना दिया कैंडल जो है
उसकी मोम आपने लगा दी है, और फिर यहाँ पर ये थोड़ी दूर पर जो है आप छोटी छोटी एक खिल्ली बना दो, खिल्ली लगा दो, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द, नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व, यहाँ पर आप एक तरफ आप यहाँ पर रख दो, कैंडल रख दो और इसको आप गर्म करना शुरू करो। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमने वैक्स रखा था, वैक्स लगाया था, ये वैक्स गर्म हो जाएगा और गर्म होकर ये धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये तो पिघल कर गिरना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ये भी पिघलना शुरू हो जाएगा, ये भी पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गर्मी जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। ये आपको इस तरह से स्टैंड पर लगा देना है और फिर यहाँ पर इसको एक कैंडल से गर्मी देनी है, ओके। अपने हाथ मत पकड़ के करना वरना हाथ गर्म हो जाएगा, ठीक है। सो फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मेटल स्ट्रिप, ये आपका आयरन रॉड है, आयरन रॉड के ऊपर हमने वैक्स लगा दिया है, इसको एक स्टैंड पे फिक्स कर दिया है। अगर स्टैंड नहीं है तो 2 ईंट ले लो, इसके बीच में आपने ऐसे फिक्स कर दिया, नीचे एक तरफ से आपने मोमबत्ती जला दी और मोमबत्ती की गर्मी जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, okay. So the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. अब इसको हम कंडक्शन कहेंगे क्योंकि ये सॉलिड चीज है और सॉलिड चीज में एक जगह से दूसरी जगह हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है। सो इन सॉलिड जनरली the heat is transferred by the process of the conduction। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जितनी भी चीजें, एक ग्लास ले लिया है, कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स, एक हमने कांच का ग्लास ले लिया है और इसमें हमने गर्म पानी डाल दिया है और इस गर्म पानी के अंदर हमने प्लास्टिक की स्केल डाल दी, राइट, लकड़ी की पेंसिल डाल दी, एक स्पून डाल दिया और आपके कंपास के अंदर जो आपका वो आता है, कंपास एक आता है, वो हमने डाल दिया, जो दोनों शार्प होता है। अब इसको 5 मिनट के बाद आप निकाल कर देखोगे तो गर्मी किस में ज़्यादा आ जाती है, तो आपको पता चलेगा कि गर्मी जो है ये जो मेटल की चीज़ें हैं इसमें ज़्यादा गर्मी आकर ट्रांसफ़र हो जाती है, जबकि पेंसिल में और स्केल में गर्मी ट्रांसफ़र नहीं होती है क्योंकि वो जो है कम होगी लेकिन कम होगी, ओके। तो ये हमें बताता है कि कंडक्शन जो है वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पानी उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो नो। जब हमारा कुकर गर्म हो रहा है तो हम कुकर को पकड़ के नहीं उठाते हैं, उसके हैंडल को पकड़ के उठाते हैं क्योंकि हैंडल में गर्मी ट्रांसफर नहीं होती है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो प्लास्टिक का स्केल है और पेंसिल है इसमें ज़्यादा गर्मी ट्रांसफर नहीं होगी, बहुत लाइट होगी, और यहाँ पर जो मेटल की चीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी ट्रांसफर हो जाएगी। इसको अगर उबलता हुआ पानी होगा तब तो हम उसे टच भी नहीं कर पाएंगे, ओके। अब यहाँ पर हमको टेबल 4.3 दिया है और बताया है कि मटेरियल विथ विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ, जैसे स्टेनलेस स्टील स्पून मेटल का बना है, और क्या ये अदर एंड गर्म होगा? डज द अदर एंड गेट्स हॉट? यस, अदर एंड गर्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर हैंडल ऑफ कुकर रखोगे तो बना होता है प्लास्टिक का और यहाँ पर नो आ जाएगा क्योंकि नहीं, वो उससे गर्म नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर है टच द अदर एंड, एंटर योर observation 4.3. Now materials which allow heat to pass through them easily are called conductor of heat. For examples, aluminium, iron and copper. The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat, such as plastic, wood. Poor conductor are known as insulator. तो इसके अंदर जो हमने देखा कि ये ग्लास जो है इसके अंदर पेंसिल और ये स्केल जो है प्लास्टिक और वुड के बने हैं, तो इसके अंदर गर्मी ट्रांसफर नहीं हुई, इसको हम इंसुलेटर कहेंगे। लेकिन ये जो है ये दोनों स्टील के बने हैं, आयरन के बने हैं, तो इसको हम कंडक्टर कहेंगे क्योंकि इसके अंदर गर्मी जो है वो पास हो जाती है। सेम वे the water and air are poor conductor of heat. Then how does heat transfer take place in these substances? ठीक है, तो इसको देखने के लिए हमें यहाँ पर 4.8 एक्टिविटी दी गई है। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, if flask not available beaker ले लो, fill 2/3 of water and place it on a tripod or make some arrangement to make the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water is in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask getting using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal.
Now write your observation in your notebook and draw the pictures when water is heated. ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक बोला है कि एक बर्तन में आप पानी ले लो और इसको गर्म करो। जब आप गर्म करते हो इसके अंदर थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो, जो आपके पास नहीं होगा, ये स्कूल के लैब में होता है। इसको डालने से पानी जो है पिंकिश कलर का हो जाता है और फिर इसको स्ट्रॉ से आराम से इसको हिलाओ। ठीक है, हिलाने के बाद इसको पानी जब तक एकदम स्टिल ना हो जाए, स्थिर ना हो जाए, इसको छोड़ दो और फिर अब नीचे उसके कैंडल रख दो और कैंडल रखने के बाद इस बीकर के पानी को गर्म होने दो। तो क्या होगा, when water is heated, the water near the flames get hot and hot water rises up. The cold water from the side moves down towards the source of heat. This water also gets hot and rises and water from the side moves down. अब इसमें होता क्या है, ये हमको दिखाया जा रहा है कि एक फ्लास्क है, ठीक है, इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला, जिसकी वजह से ये पिंकिश कलर का पानी हो गया और यहाँ नीचे से इसको फ्लेम दिया जा रहा है, इसको जलाया जा रहा है। जब इसको जलाया जा रहा है तो ये पानी, नीचे का पानी जो है ये पहले गर्म हो जाता है और फिर ये पानी जब गर्म होता है तो धीरे धीरे ये ऊपर जाने लगता है और ये जो है ये पानी ऊपर जाने लगता है और जब ये पानी, ऊपर का पानी जो ठंडा है वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। ठीक है, फिर यहाँ का पानी गर्म हो जाता है, ये धीरे धीरे ऊपर जाता है और यहाँ का ठंडा पानी नीचे आता है। जो पानी नीचे आता है वो फ्लेम की गर्मी से गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद ये हल्का हो जाता है और ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, और जो ठंडा पानी होता है वो हैवी होता है, नीचे आ जाता है। तो इस तरह का ये पूरा सर्कल घूमता रहता है जब तक कि पानी पूरी तरह से गर्म ना हो जाए। तो इस तरीके के गर्माहट को, जो पानी ही के अंदर पानी को गर्म कर रहा है, इसको कहा जाता है कन्वेंशन ऑफ हीट इन वाटर। ठीक है, इसको कहा जाता है कन्वेंशन। अभी हमने कंडक्शन पढ़ा था जो सॉलिड से सॉलिड में गर्म करता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि पानी कैसे गर्म होता है, लिक्विड चीजें कैसे गर्म होती है, तो उसको कहा जाता है, उसको कन्वेंशन ऑफ हीट कहा जाता है। ठीक है, द एयर near the heat source gets hot and rises. Air from the side comes in to take place. This way the air gets heated. अब यही चीज एयर में भी होता है, हमने पानी में तो देखा, लेकिन सेम चीज एयर में भी होता है। एयर में भी ऐसा होता है कि जब सन की गर्मी हमारे अर्थ पे पड़ती है तो उस वक्त जो है धरती पर जो ठंडा हवा होता है वो धीरे धीरे गर्म हो जाती है और गर्म होते ही ये हवा ऊपर की ओर चली जाती है। ऊपर की जो ठंडी हवा होती है वो हैवी होती है, नीचे की ओर आ जाती है, नीचे से फिर जब उसको गर्मी लगती है ऊपर चली जाती है और ये रोटेशन चलता रहता है। तो इस तरह से हवा गर्म हो जाती है और हमें गर्मी का एहसास होता है। तो इसको भी कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेंशन इन एयर। ये है कन्वेंशन ऑफ हीट इन वाटर और ये है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेंशन इन एयर। इस तरह से एयर में गर्मी होती है और इस तरह से लिक्विड में, मतलब कि लिक्विड और गैस दोनों में कन्वेंशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। अंडरस्टूड? अब हम यहाँ से पढ़ेंगे इसको। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसिंग एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो लोग दरिया किनारे रहते हैं उनको बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। क्या फीलिंग होता है? तो सी, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन वाटर towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. अब क्या होता है कि दिन के समय में जो लोग कोस्टल के किनारे रहते हैं वो लोग महसूस करते हैं कि जब सुबह होती है और जब धीरे धीरे दोपहर होने लगती है तो इनको थोड़ी सी ठंडक, गर्मी लगने लगती है। ठीक है, गर्मी कैसे लगती है? क्योंकि लैंड जो है वो गर्म होने लगता है बहुत जल्दी से और सी में तो पानी है, पानी को गर्म होने में समय लगता है, लेकिन लैंड जो है, जो हमारा जमीन है, वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है। तो जब ये सूरज की किरणें जब जमीन पे पड़ती है तो वहाँ के आसपास की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और सी का जो पानी है वहाँ पर ठंडी हवा बहती है। ये ठंडी हवा जो है जल्दी से आकर इसकी जगह ले लेती है। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर से उस जमीन पर उसको गर्मी लगती है तो ये हवा भी गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर चली जाती है और सी से वापस ठंडी हवा यहाँ आती है। तो इस तरीके के जो एयर सी से लैंड की तरफ आता है उसको सी ब्रीज कहा जाता है। ओके, अब ये धीरे धीरे क्या होता है कि शाम होते होते पानी गर्म हो जाता है
और लैंड जो है अब जैसे जैसे शाम होती है, सूरज की किरणें कम पड़ने लगती है, तो लैंड धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। लेकिन लैंड जितना जल्दी से गर्म होता है उतनी ही जल्दी से ठंडा भी होता है। जबकि सी में क्या होता है कि पानी जितनी गर्मी जितना देर लगता है उसको गर्म होने में, उतना ही देर लगता है उसको ठंडा भी होने में। तो जब एयर आती है सी की ओर से, जब एयर आती है लैंड की तरफ, तो उसको सी ब्रीज कहा जाता है। और जब लैंड से हवा मुड़ती है सी की तरफ, तो उसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। ओके, अब यही चीज हम यहाँ पर जरा पढ़ लेते हैं। टू रिसीव द कूलर ब्रीज, cooler sea breeze, window of the houses in coastal areas are made to face the sea. At night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves towards the sea. This is called the sea breeze. Okay, ये phenomena हमें दिखाई देगा और इसी को हम कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों कहते हैं। ये आपको यहाँ इस पिक्चर में दिखाई देगा। देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है डे टाइम, ये सूरज की किरणें जो है ये लैंड पर पड़ रही हैं। ठीक है, ये जो यहाँ की जो ठंडी हवा है सी की, ये आपको दिखाई दे रहा है एरो कि ये यहाँ पर जा रहा है लैंड की तरफ। ठीक है, और ये जो ठंडी हवा है ये इनके खिड़की में जाती है, जो आसपास जो घर रहते हैं इनको ठंडी हवा मिलती है। और ये जो लैंड एरिया है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि सूरज की किरणें पड़ रही हैं। अब इसका जो गर्म हवा है ये धीरे धीरे जो है वो ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे जो सी की ठंडी हवा है वो इसकी जगह ले लेती है और कुछ हवा जो है ऊपर जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कूल एयर जो है हॉट एयर की ओर जा रहा है और हॉट एयर जो है वापस कूल की ओर जा रहा है। तो इसको कहा जाता है, ये डे टाइम के टाइम होता है, ये सी ब्रीज हो रहा है। और यहाँ नाइट पे उल्टा हो जाता है, जो पानी सुबह ठंडा था रात में ये गर्म हो जाता है, राइट। और जो जमीन सुबह गर्म थी रात में ठंडी हो जाती है। अब ये ठंडी हो जाने के बाद लैंड का जो ठंडा हवा है वो सी की तरफ जाता है और सी की जो गर्म हवा है वो लैंड की तरफ आता है। तो आप देख सकते हो कि सी की जो गर्म हवा है हॉट एयर वो कूल बन जाता है और कूल एयर से फिर ये वापस यहाँ जाता है और ये ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हमको दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर ये क्या होता है कि इसको जो हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज देखा इसको रेडिएशन कहते हैं। ओके, द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, from the sun the heat comes to us by another process known as radiation. इस तरह से जो सन की गर्मी हम तक पहुंचती है इसको रेडिएशन कहते हैं। एंड द ट्रांसफर ऑफ हीट by radiation does not require any medium. इनको जो रेडिएशन के थ्रू जो ट्रांसफर होता है हीट, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, हवा है वो अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process, and the hot utensils kept away from the flame cools down it as it transfers heat to the surroundings by radiation. Our body too gives heat to the surroundings and receive heat from it by radiation. हमारी बॉडी में से भी गर्मी निकलती है जो बाहर के एटमॉस्फेयर में जाकर फैल जाती है। बाहर के एटमॉस्फेयर की जो गर्मी या ठंडी होती है हमारी बॉडी में आकर वो लग जाती है। तो इस तरह से ये रेडिएशन के थ्रू ये होता रहता है, गर्मी ट्रांसफर होती रहती है, हीट ट्रांसफर होता रहता है और इसको कहा जाता है रेडिएशन। ओके, और यहाँ दिया है ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट। जब ये सूरज की जब गर्मी आती है और अगर ये किसी चीज पर गिरती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट करके ट्रांसमिटेड होती है। एंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। जैसे अगर हम खड़े हैं तो हम में वो गर्मी आ जाती है और फिर आप देखते हो कि हमें पसीना निकलने लगता है। तो बस इसी से पता चलता है कि हमको गर्मी लग रही है। ठीक है, हम यहाँ आ जाते हैं 4.5 में, काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। हम समर और विंटर में किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो ये हमने पहले भी देखा कि समर में हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, राइट, ताकि जो है गर्मी हम जो हवा है वो अंदर जा सके और हमें ठंडक दे सके। हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि वो पसीने को चूस सके और हमें ठंडक दे सके। जबकि विंटर में हम यूजुअली डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। डार्क कलर के मतलब एकदम काले रंग के, राइट, या तो ब्राउन कलर के या तो फिर डार्क पिंक या तो डार्क ब्लू, इस तरह के कपड़े पहनते हैं ताकि वो डार्क कलर में से जल्दी से गर्मी बाहर ना निकल सके। ओके, अब यहाँ हमको दिखाया दे रहा है एक्टिविटी 4.10 में,
Take two identical tin cans, paint the outer surface of one black and of the other white. Pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour. Measure the temperature of water in both the cans and do you find some difference in temperature? यहाँ पर आपको दो बर्तन दिखाए जा रहे हैं, देखो 4.12 में, है ना। एक को बाहर से ब्लैक कलर किया गया है और एक को व्हाइट कलर किया गया है। अब इसको कहा जा रहा है कि ले जाकर सन की गर्मी में रख दो। जब आप इसको सन की गर्मी में रखोगे और करीब करीब इसको पूरे दोपहर में, अगर मई की गर्मी होगी तो आपको पता है कि 42-45 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर कंटिन्यूअस इसके ऊपर धूप गिर रही है तब तो ये 45 से ज़्यादा 50-55 डिग्री तक भी जा सकता है। तो जब ये पानी, जब इसके अंदर सन की रेज गिरती है तो इसका पानी जो ब्लैक कलर का सरफेस है ये बहुत तेज़ी से गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और इस पानी को इवापोरेट करने लगेगा और इसका पानी जो है बहुत कम हो जाएगा। जबकि ये वाइट कलर का जो हमने कलर किया है कैन, ये इसको रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कि सन की गर्मी को अंदर नहीं एंटर होने देता है, इसे बाहर की ओर धक्का मारता है, इसको फेंक देता है, लेकिन फिर भी इसका पानी थोड़ा बहुत तो इवापोरेट होता है। लेकिन ज़्यादा पानी किसका कम होगा? ब्लैक वाले का, क्योंकि ब्लैक जो है वो गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। यही चीज़ यहाँ पर बताई है, ठीक है। और इसमें तो कुछ दिया नहीं है, फिर से कपड़ों के बारे में दिया है जो हमें पता है कि हमें ठंडी में क्या पहनना चाहिए, गर्मी में क्या पहनना चाहिए, ठीक है। और वुलन क्लोथ्स हमें ठंडी के दिनों में गर्माहट देते हैं, ये भी हमने पहले ही पढ़ लिया, क्योंकि जब वुलन क्लोथ्स हम पहनते हैं तो हमें हमारी जो बॉडी की हीट है उसको वुलन क्लोथ्स बाहर नहीं निकलने देता है और वो उसको गर्माहट देता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें गर्मी लगती है। रात में भी जब हमको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो हम लोग ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं। ब्लैंकेट हमारी बॉडी को पूरा कवर कर देता है और अंदर की जो हमारी बॉडी की गर्मी होती है वो बॉडी के अंदर ही रहने देती है, बाहर नहीं निकलने देती है। तो इस तरह से ये हमें गर्माहट पहुंचाती है। तो आपका ये ख़त्म होता है आपका लेसन, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय।